आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले शुरू होती है, जब हमारे मकान में एक किराएदार रहा करते थे। वो बैंक में एक कैशियर के पद पर कार्यरत थे। वो पिछले कई वर्षों से हमारे साथ रहने के कारण हमारे परिवार की तरह हो गए थे। एक बार हमारे घर में एक बड़ा कार्यक्रम था, लिहाजा उनको मकान खाली करने के लिए कहा गया, जिससे आने वाले लोगों को रुकने के लिए अच्छा हो। ये बात उनको नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, सक्सेना साहब, मेरा फ्लैट भी सामने ही है। मैं इसे जल्दी बनवाना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ महीने अपने ही मकान में रहने दीजिए, जिससे मकान बनने पर मैं यहाँ अपने मकान में जा सकूँ। साथ ही पास होने के कारण मकान बनवाने और देख रेख करने में भी आसानी रहेगी। उनकी इस बात पर विचार करते हुए हमारे घर के पीछे पड़ी जगह में उन्हें रहने के लिए एक रूम रेंट पर दे दिया। उन्हें उसमें रहने के लिए कह दिया गया और उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे घर में कार्यक्रम हो गया। इधर कैशियर साहब का मकान बनना भी शुरू हो गया। मकान अभी पटान पर पहुंचा ही था कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अचानक से मस्तिष्क ज्वर आ गया। कुछ दिनों इनका इलाज चला, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि हालत और भी बिगड़ती चली गई। वो कोमा में चले गए। 20-25 दिन कोमा में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी मन ही मन में हमसे बैर रखने लगी, पता नहीं क्यों। उन्होंने जब कैशियर साहब का शांति पाठ कराया तो ना तो हमें बुलाया और ना ही आस पड़ोस वालों को। यहाँ तक कि उन्होंने शहर के किसी पंडित को बुलाकर ये कार्य संपन्न कराया, बल्कि कहीं बाहर से 2-3 तांत्रिकों को बुलाकर ये कार्य पूरा किया। खैर, बात आई गई हो गई। उनकी पत्नी का व्यवहार हमारे लिए अच्छा नहीं था। कुछ महीनों बाद उन्होंने हमारा मकान खाली करके पड़ोस में बने अपने एक नए मकान में गृह प्रवेश कर लिया। उनको अब अपने पति की जगह उनकी नौकरी मिल चुकी थी। उनके जाने के बाद जब काम वाले से वो कमरा साफ कराया गया तो उसमें लाल कपड़े में लिपटी एक हांडी मिली, जिसमें कुछ राख वगैरह रखा हुआ था। साथ ही कुछ अजीब तांत्रिक चीजें भी मिली, जिनको देखकर काम वाला कुछ घबरा गया। किसी तरह से उसे समझा बुझाकर वो कमरा साफ कराया गया। कुछ दिनों बाद वो कमरा एक दूसरे किराएदार श्रीवास्तव जी को दे दिया गया। श्रीवास्तव जी वेयर हाउस में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। वो काफ़ी धार्मिक किस्म के थे, पूजा पाठ वाले आदमी। वो अकेले ही घर में रहा करते थे। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। गर्मियों का समय था। रात में बिजली के आने जाने का काम चलता रहता था, लिहाजा उन्होंने अपनी चारपाई खुली गैलरी में सोने के लिए मच्छरदानी लगाकर डाल दी। कुछ दिनों यूं ही बीते। एक दिन वो हमारे पास आए और उन्होंने पूछा, सक्सेना जी, क्या आपके मकान में कुछ चक्कर है क्या? हम उनकी बात समझ नहीं सके तो उन्होंने बताया, जब वो अंदर लेटे थे तो उन्हें बाहर के 2 कमरों में से 3 लोगों के बात करने जैसी आवाज़ें आती, और जब वो बाहर लेटने लगे तो उन्हें किसी के अंदर से चहलकदमी करने की आवाज़ सुनाई दी। कल जब उन्होंने मच्छरदानी से जाग कर देखा तो परछाई जैसी 2-3 आकृतियां उन्हें दिखाई दी। वो डर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे तो वह आकृतियां वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा, मुझे तो डर के मारे नींद भी नहीं आई। हमने कभी अपने घर में इससे पहले इस तरह की घटना का जिक्र ना तो किसी से सुना था, ना ही महसूस किया था। इसलिए हमने उन्हें समझाया कि कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन ये कुछ नहीं बल्कि एक वहम है।
कुछ महीनों बाद उनका तबादला बाहर हो गया और वो चले गए। उनकी जगह पर दूसरे मैनेजर निगम साहब आए। वो भी अकेले ही थे और हमारे मकान के उसी कमरे में किराए पर रहने लगे। वो तमसीक भोजन वाले आदमी थे और कमरे में कभी कभी ही रहा करते थे, पर जब भी रुके एक आध बार उन्होंने कमरे में किसी के चलने और बात करने वाली बात हमसे शेयर ज़रूर की। इस कारण वो भी कमरे में कम ही रुकते हैं। आते भी तो दिन में, रात को कहीं दूसरी जगह पर जाया करते थे, शायद अपनी पार्टियों के कारण भी। कुछ बरस और बीत गए। मेरे पिताजी के दोनों गुर्दे खराब हो गए। स्थिति डायलिसिस पर पहुंच गई। इलाज के खर्च बढ़ गए। दिल्ली के बड़े अस्पताल के इलाज में लाखों के खर्च होने लगे। लिहाजा हमने मकान का कुछ हिस्सा बेचने का तय किया। इस हिस्से में वो कमरा भी था जो किराए पर उठा करता था। कुछ दिनों में मकान में उसके नए मकान मालिक आ गए। उनका संयुक्त परिवार था और बहुत सारे लोग थे। उनको मकान के कमरे से संबंध में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने वो कमरा अपने माता पिता को दे दिया क्योंकि वो बाहर की ओर पड़ता था। उनके पिता वकील थे। अभी 1-2 साल ही बीते होंगे कि वकील साहब का देहांत हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उनके मन में कुछ संदेह भी उत्पन्न होने लगा नए मकान को लेकर। ये चर्चा जब उन्होंने मोहल्ले के लोगों से की तो एक दिन बातों ही बातों में कैशियर साहब की पत्नी ने कहा कि उन्होंने उस घर में काला जादू किया है और कोई भी उस घर में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं टिक सकता। हम हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब यह बात लोगों से सुनने को मिली तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर फिर हमारी आंखों में कपड़े से बंद वो हांडी और वो तांत्रिक सामान तैरने लगे। तब हमें समझ आया कि उस महिला ने जानबूझकर हम लोगों को परेशान करने के लिए ये प्रपंच रचा। मगर अब हो भी क्या सकता है। खैर, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। जब कभी हमें अपनी मौत अपने सामने नजर आती है तो हमें अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह गुजरती हुई दिखाई देने लगती है। हमारी जिंदगी के एक एक पल हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और जीवन के वही पल हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कितना अच्छा रहा। ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ बीता। ये बात आज से 5 साल पहले की है, जब मैं अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। उस दिन काम ज़्यादा होने के कारण मुझे घर जाने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी थी, तो मैं जल्दी में था। वो सर्दियों के दिन थे तो मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था। मैंने अपनी बाइक उठाई और जितनी तेज हो सके उतनी तेज बाइक को भगाने लगा। रात के करीब 10 बज चुके थे। मेरा घर जहां मैं काम करता था वहां से 19 किलोमीटर दूर था, तो मुझे मालूम था कि मैं लगभग 20 से 25 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। मैं अपनी बाइक को भगाए जा रहा था। सर्दी काफ़ी पड़ रही थी और इस वक्त पारा काफ़ी नीचे लुढ़क जाता है। हाथ और पैर भी अब ठिठुरने लगे थे। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था क्योंकि इस रास्ते पर बहुत कम लोग ही आते जाते थे और सर्दियों में तो रात के समय 7-8 बजे के बाद शायद ही कोई आता। तो पूरा रास्ता खाली और सुनसान था। सड़क खाली थी तो मेरे लिए यह फ़ायदा भी था। मैंने बाइक को तेज़ी से भगाना शुरू कर दिया। मैं लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। अब बस आधा रास्ता ही बचा था। ये जानकर कि अब आधा रास्ता ही बाकी है, मुझे हौसला मिला कि बस 10 मिनट और फिर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक क्या हुआ कि पूरे रास्ते में धुंध छा जाती है।
पूरा का पूरा रास्ता धुंध से भर जाता है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। मुझे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये देख मेरी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं कि अब मैं जल्दी घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर ली क्योंकि मुझे आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसे में अगर मैं तेजी से बाइक चलाता तो मैं किसी से टकरा भी सकता था। मैं धीरे धीरे बाइक चला रहा था। धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं सड़क के किनारे किनारे चल ही रहा था ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने आखिरी बार मील के पत्थर को देखा था तो मेरा घर 5 किलोमीटर ही रह गया था। उसके बाद कोहरा आ जाने के कारण मैं बस चलते ही जा रहा था। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मैं कितना आगे आ गया हूँ। मुझे बस इस बात का डर था कि मैं कहीं घर का रास्ता ना भटक जाऊं। मैं ध्यान से रास्ते को याद करते हुए आगे बढ़ रहा था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। मैं अपना ध्यान सड़क पर लगाए जा रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि लाल साड़ी में एक औरत मुझे रुकने का इशारा कर रही है। शायद वो मुझसे लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट करता वो पीछे छूट चुकी थी। तो मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा और जैसे ही मैंने पीछे देखा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर मैंने जैसे ही आगे की तरफ अपनी नज़रें घुमाई तो मैं क्या देखता हूँ कि वही औरत बिल्कुल मेरे बाइक के सामने आ खड़ी हुई। मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने तेज़ी से अपनी बाइक के ब्रेक लगाए जिससे मेरी बाइक स्लिप हो गई और मैं सड़क पर काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ गया। ये सब देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अचानक मेरे साथ क्या हुआ। मुझे बस मेरी सांसें और डर के मारे घबराए हुए दिल की तेज धड़कनों के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। कान मानो जैसे सुन्न हो गए हों। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो सीने को चीरकर बाहर निकलना चाहता हो। मैं कुछ समय तक उसी तरह पड़ा रहा, मेरा पूरा शरीर मानो वहीं जम गया हो। फिर मैंने हिम्मत कर खुद को संभाला और धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। ठंड के मारे मेरे हाथ और पैर दर्द कर रहे थे। दर्द धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा। हाथ और पैर पर चोट लगी थी और दर्द के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं उठकर खड़ा हुआ, तभी अचानक मुझे वो औरत याद आई। मैं तेजी से भागकर उस जगह गया जहां वो मुझसे टकराई थी। मैं उस औरत को खोजने लगा पर वहां कोई नहीं था। मैंने उसे आसपास देखा पर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। धुंध के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। मैं कहाँ था, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मैं अपनी बाइक की ओर जाने लगा और जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई तो है। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? पर कोई जवाब नहीं मिला। मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया वैसे ही मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। मैं पीछे पलटा पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे वहाँ धुंध के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दिया। धुंध की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। ये सब देख मेरी हालत खराब होने लगी। सुनसान सड़क थी, डर मुझ पर हावी होने लगा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ना वो औरत मिल रही थी और ना ही ये पता चल रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ। मैं सब छोड़ तेजी से अपनी बाइक के पास गया और उसे उठाकर चालू करने लगा पर बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से बाइक की किक मारे जा रहा था पर बाइक चालू नहीं हो रही थी। तभी मैं क्या सुनता हूँ
कि मेरे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरी ही तरफ आ रहा हो। एक अनजान डर मुझे घेरने लगा था कि कौन हो सकता है। जो भी हो, मुझे क्या, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तो मैं बाइक वहीं छोड़कर पैदल ही वहाँ से भाग पड़ा। मैं जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भाग रहा था कि अचानक मेरे सामने एक आदमी आता है जिससे मैं टकरा जाता हूँ और टकराकर नीचे गिर जाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ भी नहीं याद। मेरी आँख खुली तो मैं एक चाय वाले के ढाबे पर था। उसने मुझे बताया कि मैं भागते हुए आ रहा था और उससे टकरा कर गिर गया। ढाबे वाला मेरी बाइक और मुझे अपने ढाबे पर ले आया। उसने बताया कि मैं पिछले आधे घंटे से बेहोश पड़ा था और अब जाकर मुझे होश आया है। उसने पूछा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था और मैं भाग क्यों रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने बताया, इस सड़क पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? सड़क के उस हिस्से से गुजरते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैंने उससे कहा, मैं तो रोज़ यहीं से गुजरता हूँ, मैंने पहले तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो उसने पूछा, कितने दिनों से जा रहे हो? तो मैंने कहा, बचपन से ही जा रहा हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा कहाँ से हो तुम? मैं नवा से हूँ। तो उसने बताया, यह वो सड़क नहीं है, यह सड़क सुराना गांव जाती है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जैसे ही उसने ये कहा, यह वो सड़क नहीं है, फिर वो सड़क किस ओर है? तो उसने बताया, वो तो पीछे ही छूट गई। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया कि मैं धुंध की वजह से रास्ता भटक गया और आगे निकल आया और उस रोड पर चला गया। फिर वो इस भूतिया सड़क के बारे में बताने लगा। ये सब 18 साल पहले शुरू हुआ। एक ऐसी ही सर्द की रात थी। एक पति पत्नी अपने घर जा रहे थे। बहुत खुश थे दोनों। उस दिन भी ऐसी ही धुंध आई हुई थी। उन्हें घर जाने की जल्दी थी तो वो अपनी गाड़ी तेजी से चला रहे थे। जहाँ तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ उस जगह पर अचानक उनके सामने एक ट्रक आ जाता है और वो गाड़ी संभाल नहीं पाते। इससे पहले ही ट्रक और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आदमी तो बच जाता है पर वो औरत वहीं मर जाती है। उनकी मौत के कुछ महीनों बाद यहाँ से गुजरने वाले लोग उसके यहाँ होने को महसूस करते हैं। उन्हें एहसास होने लगा जैसे कोई उन्हें यहाँ से गुजरते हुए देख रहा है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। लोगों को यहाँ से गुजरने से डर लगने लगा। उन्हें यहाँ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, पायल की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए यहाँ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी के आगे अचानक एक औरत आ जाती, फिर गायब हो जाती। अचानक उसके आने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। और ऐसी घटनाएं अब चलती ही रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।